हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। हमने स्टार्ट किया है बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में हमने ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक फिनिश कर दिया है। नाउ टुडे हमें स्टडी करना है अबाउट बायो एथिक्स, बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट। सो इसमें फर्स्ट हमें पॉइंट लेना है अबाउट बायो एथिक्स। कंप्लीटली थेरोटिकल पॉइंट्स है ये। आपको जब आप वीडियो देख रहे हो सो कीप योर टेक्स्ट बुक ओपन विथ यू और दोनों की तरफ ध्यान दो। नाउ बायो एथिक्स, अभी एथिक्स का क्या मीनिंग होता है? सो एथिक्स का मीनिंग होता है जो हम बिहेव करते हैं या फिर हम किस तरह से हमारे आसपास के सोसाइटी को ट्रीट करते हैं, ये होता है एथिक्स। एथिक्स रिलेटेड होता है हमारे मोरल्स के साथ। नाउ बायो एथिक्स, अभी हमने बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इन सब का एम अल्टीमेटली एक ही था कि हमें ह्यूमन को कोई एक न्यूट्रिशन देना था या फिर कोई फूड देना था या फिर क्वालिटी या फिर क्वांटिटी वाइज कुछ इंप्रूवमेंट करनी थी। सो इसके लिए हमने क्या किया है, काफ़ी एनिमल्स के साथ कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन किए हैं, एनिमल्स को चेंज किया है। या फिर एक ही प्लांट पर बहुत सारे हमने फ्रूट्स लिए हैं, एक ही प्लांट से जो हमें प्रोडक्शन मिलता है इसको हमने एनहांस किया है, इसको इंक्रीज किया है। जैसे कि काऊ से हमें मिल्क मिलता है, सो अगर मिल्क नेचुरली 1 लीटर मिल रहा था तो हमने उसको दुगना कर दिया या फिर और कई गुना ज़्यादा कर दिया। सो ये सब हमने क्या किया है, नेचुरल जो थिंग्स थे इनके साथ कोई ना कोई मैनिपुलेशन किया है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो जब भी हम किसी एक नेचुरल प्रोसेस के साथ कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, इस टाइम पे रिलेटेड होता है ये इशू हमारे एथिक्स के साथ। यानी ये हम तो हमारे मतलब के लिए कर रहे हैं, बट क्या ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है या नहीं है, ये कंसर्न करता है विद द बायो एथिक्स। सो आपको बायो एथिक्स में यही पढ़ना है कि बायो एथिक्स में हमने जो गलतियां की है यही आता है बायो एथिक्स में। अभी काफ़ी एनिमल्स हैं जिनके साथ ओवर प्रोडक्शन के लिए जिनको हम एक्स्ट्रा इंजेक्शंस देते हैं, फिर चाहे वो हार्मोन्स के हो या फिर और कोई उनका वेट गेन हो इसलिए होते हैं, बट एक्चुअली ये उनके साथ एक नाइंसाफ़ी होती है, या सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो। सो बायो एथिक्स में क्या होता है, अगर हम किसी एनिमल के साथ एक्सेस में उससे कुछ काम करवा रहे हैं या एक्सेस में उससे कुछ प्रोडक्शन ले रहे हैं, ये सब कंसर्न होता है हमारे बायो एथिक्स से। सो बायो एथिक्स में आपको देखिए बुक में दिया हुआ है अच्छे से इन डिटेल। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बैंक, जीन थेरेपी, क्लोनिंग, जीन मैनिपुलेशन, देन मेंटेनिंग दोज हु आर इन कोमेटो स्टेट। ये सब पॉइंट्स है जो कि रिलेटेड है विद दी बायो एथिक्स। यानी कि क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना सही है या नहीं है। सो ये सब आता है बायोएथिक्स में। कंप्लीटली एक थेरोटिकल पॉइंट है, आपको बस इसको अच्छे से रीड आउट करना है। बाकी इसमें से ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी में हमने स्पेशल पॉइंट स्टडी किया है दैट इज द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, अब इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने काफी सारे ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं। ओके, सो हर बार ये जरूरी नहीं होता कि ये चेंजेस इथिकली भी सही रहे। सो इथिकल एस्पेक्ट्स को यूज करना है हमें ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। सो ऑलवेज वी हैव टू कीप इन द माइंड कि हमें बायो एथिक्स को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, हमारे लिए कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हमें किसी और ऑर्गेनिज्म को कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। ये सब आता है अंडर दी बायो एथिक्स। फिर इसमें और आता है कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये ऑलवेज एक पॉइंट रहा है डिबेट का कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, ये ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हमने हमारे अकॉर्डिंग कोई ना कोई प्रॉपर्टी में चेंज किया है, बट एक्चुअल में इकोनॉमिकली एक एस्पेक्ट होता है और एक एस्पेक्ट होता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। ठीक है, अभी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की बात की जाए सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अबाउट द हेन्स। ठीक है, हेन जो हमने चिकन बनाया है, सो चिकन में हमने इस तरह से मॉडिफिकेशन किया है कि इसका प्रोडक्शन ऑफ मीट या फिर प्रोडक्शन ऑफ एग्स जो है ये मल्टीप्लाई हो गया या फिर बढ़ गया है, बट इसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है उस एनिमल के ऊपर। सो अगर एनवायरमेंटल की बात करें, सो जो एनिमल को सफ़र करना पड़ रहा है वो या फिर उससे रिलेटेड फूड चेन को जो सफ़र करना पड़ता है दैट इज़ द एनवायरमेंटल इशू। एंड जो हमारा इकोनॉमिकल इशू है, इसका मीनिंग है कि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है, हमें इकोनॉमिकली थोड़ा सा हेल्प हो रहा है या फिर क्वालिटी क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो ये सब आता है इन द इकोनॉमी। सो ये है आपके अंडर दी बायोपायरेसी। इसके बाद में हमें देखना है इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट पर बायोटेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ऑन, अभी हमें इसको स्टडी करना है फर्स्ट में, ऑन एनवायरमेंट, यानी हमारे आसपास के पर्यावरण के ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है। सो इसमें फर्स्ट आता है हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस। अभी हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस में क्या है, अभी जैसे हमने देखा था कि जब भी फील्ड में क्रॉप लगाया जाता है, सो क्रॉप के ऊपर कोई इंसेक्ट या फिर पेस्ट अटैक करते हैं जिसके कारण हमारे प्रोडक्शन को काफ़ी नुकसान होता है। सो हर्बिसाइड, अभी हमने क्या किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में हमने उसमें इस तरह के जीन को इंड्यूस कर दिया था कि अगर उस टाइप का प्लांट कोई इंसेक्ट या कोई पेस्ट खाता है देन वो पेस्ट वहीं पे मर जाता है। सो ये था हमारा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। सो इसका एक्चुअल में एक एडवर्स इफेक्ट या फिर एक इफेक्ट होता है, दैट इज ये इफेक्ट होता है हर्बिसाइड के यूज पर और उसके रेजिस्टेंस पर, यानी कि इस तरह के जो प्लांट्स हैं इनका रेजिस्टेंस आ जाता है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो ओपन ही रहते हैं। सो ये एक इसका इफेक्ट पाया गया है बायोटेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट में, स्पेशली इन द हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद में आता है इफेक्ट ऑन अनटारगेटेड स्पेसीज। इफेक्ट ऑन अनटारगेटेड स्पेसीज। अनटारगेटेड स्पेसीज का क्या मीनिंग होता है, अभी जैसे कि हमने देखा था बीटी कॉटन का एग्जांपल। ओके, बीटी कॉटन में क्या हो रहा था, जब भी इंसेक्ट बीटी कॉटन का जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था इसको खाता है, उसके गट में जाने के बाद एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उस इंसेक्ट का वहीं पे डेथ हो जाता है। सो ये तो था एक स्पेसिफिक किसी इंसेक्ट के लिए या फिर स्पेसिफिकली किसी पेस्ट के लिए, जो पेस्ट एक्चुअल में हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट दे रहा था। बट इन केस क्या हो गया है कि हमने जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए थे या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए थे, जो एक्चुअल में विदाउट किसी हर्बिसाइड या फिर पेस्टिसाइड के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे अगेंस्ट द अटैक ऑफ इंसेक्ट या फिर अगेंस्ट द अटैक ऑफ पेस्ट। बट इन्हीं के साथ साथ कोई और ऑर्गेनिज्म जो इस प्लांट को खाने आता है वो भी अगर मर जाता है, देन ये होता है इसका अनटारगेटेड स्पेसीज के ऊपर का इफेक्ट। ओके, सो भी अनटारगेटेड स्पेसीज में अनटारगेटेड स्पेसीज में यही आता है कि हमें जिस पेस्ट को मारना है इसके अलावा अगर कोई इंसेक्ट इसको नॉर्मली आकर खाता है या फिर वो बेनिफिशियल भी हो सकता है उस प्लांट के लिए, बट स्टिल वो मर जा रहा है। क्यों मर रहा है? बिकॉज हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में क्या किया है, इसमें इस तरह का जीन इंड्यूस किया है जो कि इसके गट में जाने के बाद एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। सो ये इसका एक इफेक्ट था। इसके बाद में हमें देखना है कि ह्यूमन के ऊपर, हमारे खुद पर इस बायोटेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है। सो ऑन ह्यूमन, बायोटेक्नोलॉजी का इफेक्ट ऑन द ह्यूमन। सो इसमें फर्स्ट कंडीशन आती है एलर्जी। सो कोई स्पेसिफिक इफेक्ट ऐसा दिखाई तो नहीं देता है, बट जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इनका कंटिन्यूअसली जो यूज किया जा रहा है हम ह्यूमंस की तरफ से, सो इसका इफेक्ट होता है कि कोई एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है उस ह्यूमन में भी। इसका एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, उसमें यह है कि रिसर्चर्स ने एक जीन यूज किया था ब्राजील नट से टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिथ्योनाइन इन द सोयाबीन। सोयाबीन आप सबको पता है, ओके। सो सोयाबीन में मिथ्योनाइन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ओके। इसके लिए क्या किया गया था, ब्राजीलियन नट से एक जीन इसमें इंड्यूस किया गया था फ्रॉम ब्राजील नट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिथ्योनाइन। बट इसका एडवर्स इफेक्ट ऐसा हुआ था कि जो सोयाबीन था, ऐसा सोयाबीन को यूज करने के बाद एलर्जिक रिएक्शन शो हुई थी। सो ये एक इसका एग्जांपल है। इसके बाद में एक आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब इसमें है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो भी हमने बनाए थे यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी, ये अभी हमारे पास काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल है, काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। बट
इनके ऊपर लिटल रिसर्च करने के बाद हमें ये पता लगा है कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हेल्थ के ऊपर, जिसे हम बैकवर्ड नहीं लेके जा सकते। यानी अगर इन्होंने एक बार किसी के हेल्थ पर इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया है, देन इस कंडीशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो ये था लॉन्ग टर्म इफेक्ट में। नाउ इसके बाद में देखना है हमें कुछ न्यू प्रोटीन्स, इसी में है इसका इफेक्ट। सो चलिए आगे। सो इसके बाद का पॉइंट था अपना लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये आता है कि हमें स्टडी करना है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया है, सो इसका इफेक्ट क्या होगा। सो एक्चुअल में इसमें ये एक पॉइंट है कि हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, इनको क्रिएट करके कोई ज़्यादा टाइम नहीं गया है, या फिर ये हम इसको बोल सकते कि ये लेटेस्ट वाले रिसर्च ही है। सो दैट्स वाई इनका लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद कौन सा इफेक्ट आ सकता है, इसे हम अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, बट हाउएवर कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ही। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये सब अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 100% इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। सो इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एट दिस टाइम, बिकॉज इनको हमने यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, ये अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है न्यू प्रोटीन्स। सो न्यू प्रोटीन, अभी न्यू प्रोटीन्स के बारे में आपने सुना होगा। ह्यूमन बीइंग को एक्सेस में या फिर एक्सटर्नली प्रोटीन सोर्स लेने का एक क्रेज चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? सो इसके रीजंस हो सकते हैं कि हमें बॉडी बिल्डअप करना है, बॉडी बिल्डिंग के लिए, या फिर अगर कोई एथलेट्स वगैरह है, सो इन्हें अगर क्विक वेट गेन करना है या फिर इन्हें रिक्वायर्ड टारगेट को अचीव करना है, सो दैट्स वाई एक्सटर्नली प्रोटीन्स को लिया जाता है। इसमें एक एग्जांपल है जो कि आपने सुना होगा, दैट इज द वे प्रोटीन। सो एक्चुअली ये भी एक अपने बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोडक्ट है। सो क्या होता है इन प्रोटीन्स को लेने के बाद, ओके इसका इफेक्ट आ जाता है कि बॉडी वेट गेन होता है क्विकली, फास्टली, और इफेक्ट दिखाई देता है ह्यूमन बॉडी पे, जिसके लिए इन्होंने ये वे प्रोटीन लिया है। बट हाउएवर इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। ये साइड इफेक्ट्स अभी तक इतने नोन नहीं है, बट साइड इफेक्ट इसके है, दे आर अननोन येट। इसके बाद में है कुछ फूड एडिटिव्स। अभी फूड में हमने क्या ऐड किया है? सो इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था अबाउट बायोफोर्टिफिकेशन। क्या था कमेंट में बताइए, व्हाट वाज द बायोफोर्टिफिकेशन। सो फूड एडिटिव, इसमें हमें क्या देखना है? फूड एडिटिव्स में आते हैं कि हमने फूड में कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए, या फिर एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए, या फिर एक्स्ट्रा प्रिजर्वेशन के लिए अगर हम कोई एक्सटर्नली इसमें अप्लाई कर रहे हैं कोई थिंग, या फिर इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर कुछ केमिकल ऐड कर रहे हैं, सो ये सब आता है अंडर द फूड एडिटिव्स। सो फूड एडिटिव्स में आता है एट द प्रेजेंट जितने भी एडिशनल न्यूट्रिएंट है जो हमने फूड में ऐड किए हुए हैं, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स है, या फिर कुछ वैक्सीन है, ये सब आते हैं अंडर द फूड एडिटिव्स। नाउ फूड एडिटिव्स का ऐसा मीनिंग नहीं है कि हमें लगा है कि चलो इस वाले फूड में हम कोई विटामिन ऐड करते हैं या फिर कोई मिनरल ऐड करते हैं, सो कर दिया, ऐसा नहीं चलता। सो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GEAC। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? सो इसका एक्चुअल फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। सो ये कमिटी क्या करती है, अगर कोई फूड एडिटिव हमें ऐड करना है किसी फूड में, सो इसका लिमिट, इसका इफेक्ट और इसकी अवेयरनेस, ये सब पब्लिक तक पहुंचाती है, और प्लस इसके ऊपर स्टडी भी करती है। ओके, सो इन द फूड एडिटिव्स में हम क्या क्या ऐड करते हैं? हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ एंटीबायोटिक्स चाहिए, या फिर कुछ वैक्सीन चाहिए, या फिर प्रिजर्वेशन के लिए अगर हम कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं, ये सब एडिटिव्स हम ह्यूमन बीइंग जब भी इस फूड को कंज्यूम करेंगे उस टाइम पे हम डायरेक्टली इसको इंजेस्ट करने वाले। सो एट दैट टाइम इट कैन क्रिएट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। सो हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए इस फूड एडिटिव को ऐड करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है GEAC। सो ये डिटरमाइन करता है कि हमारा फूड एडिटिव सही है या नहीं है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, और प्लस इसके बारे में जितने भी सेफ्टी इश्यूज होते हैं, इन सब इश्यूज के बारे में रिसर्च किया जाता है, एंड ऑल्सो इसको पब्लिक यूज के लिए भी दिया जाता है, यानी लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। इसके बाद का हमें पॉइंट स्टार्ट करना है, दैट इज बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। सो
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अभी हमने जितना पढ़ा है इसको रिवाइज कर दीजिए, और आने वाला लेक्चर है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोई नया चैप्टर। स्टे ट्यून्ड।